उपहास किया गया। तो बस तब से ही उनके एक छायावाद के प्रति दृढ़ आस्था हो गई थी, शैली के प्रति गहन आस्था, और उसी आस्था और विश्वास के दम पर वो चलती रही और जीवन भर उनका उन्होंने छायावाद की जो भाषा शैली है, उसकी जो भावानुभूति का जो धरातल है, उसको नहीं छोड़ा उन्होंने और उस पर लगातार संयमित रहकर उस पर कायम रही है महादेवी वर्मा। सर ये तो संतुलित उत्तर तो नहीं हुआ, आपने बातें तो अच्छी बताई है, लेकिन जब छायावादी युग चल रहा था तो बाकी जो स्तंभ है छायावाद की, उनकी भी गहरी आस्था थी छायावाद में, तो उनकी तो आस्था में परिवर्तन हो गया। प्रश्न तो यही है कि जो आस्थाएं उस समय गहरी आस्था थी, सभी जो मुख्य स्तंभ हैं, तो आस्था में परिवर्तन बाकी सब में हो गया, इनका परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? तो उसका घूम फिर के फिर आपने भी वही जवाब दिया है कि उनका जो बौद्ध दर्शन का प्रभाव है वही। उसके अतिरिक्त मैं सुनना चाहता हूँ, और अगर कुछ है तो इसमें। नितिन जी सर, थोड़ा सा इस पर आप अपनी दृष्टि डाले। देखो मेरा तो क्या है कि जो जहां तक जानी थी वो गई, इसके आगे थोड़ा सा आप स्पष्ट और करें। सर जो आप कह रहे थे ना, जो अभी अमर भाई ने भी कहा कि कुछ शब्दों का प्रयोग उनके यहाँ अनेक बार आता है, महादेवी वर्मा के यहाँ जो बिंब है वो प्रतीक बन जाते हैं। प्रतीक का मतलब कि उनका अर्थ रूढ़ हो गया, तो वो मीरा के यहाँ भी है। मीरा के यहाँ भी कुछ शब्दों की फ्रिक्वेंसी आवृत्ति बहुत ज्यादा बाहर है और वो रूढ़ हो रहे हैं वहां। उसका कारण मुझे ये लगता है जैसे मीरा के यहाँ भी जो काव्य का यानी दोहराव है, वही महादेवी के यहाँ भी दोहराव है। उसका एक कारण तो ये कि स्त्री होने के कारण उनका एक एक्सपोजर सीमित है, उनका एक सामाजिक दायरा बहुत सीमित है। दूसरा, जब भावनात्मक रहस्यवाद हो जिसकी आप बात कर रहे हो, वो जब जहां ज्यादा होगा ना वहां वैचारिकता कम होगी। तो महादेवी वर्मा जो आप कह रहे हो प्रगतिवाद की तरफ नहीं गई, प्रगतिवाद की तरफ गई वो संकला की कड़ियां और वो लिख रही है जहां स्त्री विमर्श शुरू हो रहा है, तो वो अपने तरीके से प्रगतिवाद को देख रही है क्योंकि उनकी लड़ाई दूसरी है। नहीं, पर अर्जुन जी का प्रश्न है ये थोड़ा सा कि इसका एक और अच्छा संतुलित जवाब चाहते हैं। ये सभी का है इस तरह से। क्या प्रश्न? इनका प्रश्न ये है कि और सब महादेवी वर्मा ने का स्वर क्यों नहीं बदला, छायावादी क्यों बनी रही? नहीं बदलने का एक पहला कारण तो यह है कि महादेवी वर्मा का स्त्री होने के कारण दायरा सीमित था। दूसरा, उनके नहीं बदलने का सबसे बड़ा कारण है कि उन्होंने दुखवाद को अपने उसमें अंगीकृत कर ही लिया काव्य में। उनके लिए जो विरह है वो अपने आप में मतलब साध्य है, साधन नहीं है। और जो उनके काव्य का जो घनत्व है, जो भावनात्मक घनत्व इंटेंसिटी है, वो इतनी अधिक है कि उन्होंने फिर लेखन उस लिए छोड़ दिया कि कविता में वो उस तरह से चीजों को नहीं ला पा रही है, वैचारिकता को या अपने आसपास के परिवेश को। इसलिए वो मेरा परिवार, संकला की कड़ियां, अतीत के चलचित्र, उन्हें गद्य का सहारा लेना पड़ रहा है क्योंकि उनकी कविता का जो फॉर्मेट है, जो एक ढांचा है, उसमें वो उसी तरह की कविताओं के लिए ज्यादा मुफीद है, ज्यादा आसान है। हाँ, मैं इससे ये समझ पा रहा हूं कि जैसे कोई व्यक्ति जिस फ्रेम को लेकर फेमस हो गया, तो वो तो उसी आवरण में कविता लिखेगा। तो दुनिया किसी भी रूप में आगे बढ़े तो वो तो उसी फ्रेम में चलेगा क्योंकि उसको तो उसमें मिल गया, उसको उसमें मजा भी आ नहीं रहा है। नहीं विष्णु जी, आप नितिन की बात का जो अर्थ है ना, आप गलत समझ रहे हो। फ्रेम का मतलब ये नहीं होता है। फ्रेम फ्रेम आपका आपका खुद का नहीं बनता है। फ्रेम बनता है आपकी सोसाइटी से और आपके समाज से बनता है। फ्रेम ऐसे नहीं बनता है। फ्रेम इसलिए बनता है कि मैं जैसे कि नितिन फ्रेम भाई ने एक बात बोली मैं कि कह रहा हूँ फ्रेम यानी ढांचा। मैं हाँ फ्रेम नहीं कह ढांचा रहा जो प्रसिद्धि, मैं कह रहा हूँ कि फ्रेम यानी ढांचा। मैं ढांचे की बात में कह रहा हाँ हूँ। ढांचे के जो इनका माधवी वर्मा का एक सबसे बड़ा ढांचा बना स्त्री होना है। स्त्री होना का स्त्री का जो संसार होता है ना, वो बहुत सीमित होता है। नितिन भाई इस बात को कह रहे थे कि महादेवी वर्मा ने एक तो उनका एक अपने आप में ही कि वो अपने आप में जिस युग में थी तो बहुत कम स्त्री लेखिका थी, और उनका जो देखा हुआ और जिया जीवन का जो दृश्य था ना वो बहुत कम था, तो उस तरह से वो लिख रही थी। एक तो उसकी सीमा एक एक थी। दूसरी बात है कि उसका हाँ दुखवाद बहुत हावी था। नितिन भाई जैसे कह रहे थे, दुखवाद को एक बहुत अपनी एक स्थायी बात को वो बना लेती है, बार बार उस चीज को दोहराती है।
दोहराने का एक कारण ये भी दिखता है। और बाद की बातों को नितिन भाई ने बताया, लेकिन मुझे जो लगता है कि एक सामाजिक रूढ़िया और उनका स्त्री होना बहुत प्रमुख बात ये है। तो बार बार उनकी कविताओं में जो आना है ना, इस कारण से ही आता है। निराला का जो जीवन है, तुलनात्मक दृष्टि को आपको इस तरह से देखना चाहिए कि निराला का जो जीवन है ना, कि वो मूलतः गढ़कोला से था, फिर वो उसके पिता मतलब महिषादल में रहे, बंगाल में रहे, फिर बाद में वो इलाहाबाद में आ गए, और अपने परिवारजनों की कितनी मृत्यु मृत्यु देखी, मतलब जीवन कितना बदला उस इंसान। महादेवी वर्मा का जीवन इतना नहीं बदला, बहुत सहूलियत भरा जीवन था। आप जीवन को जब नहीं बदल पाते ना, तो आपका संसार बहुत सीमित होता है ना, तो आपकी दृष्टि भी बहुत सीमित होती है। तो मेरी स्त्री बात की सुनो, दृष्टि। हम्म। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि आप हम्म। आपका जो दृष्टिकोण है वो रचनात्मक दबाव को, सामाजिक दबाव को लेकर के आप बता रहे हैं, सही बात है वो उससे। हम्म। लेकिन कई बार क्या होता है, जो दर्शन जो चीज है ना, दर्शन की जिस राह को पकड़ लेता है ना व्यक्ति, जिस दर्शन में घुस जाता है, वो उस पर प्रभाव कम काम करते हैं। फिर वो उस दर्शन में डूब जाता है, वो उस दर्शन से बाहर नहीं आ पाता, वो नहीं आप उसी में सर, रचना। महादेवी वर्मा के इस कारण ये कहना कि वो बौद्ध दर्शन का दुखवाद का प्रभाव बहुत ज्यादा था, ये कहना चाह रहे हो ना आप? देखो अपना परिवार कैसे लिखता है देखो एक कारण सर, तो भाई, ये उनका भी है। एक दर्शन मानवतावाद भी है, तो जो उनका मेरा परिवार है हम्म, कैसे लिख दिया फिर उन्होंने। हाँ, इसका कारण जैसे नीतीश जी ने कहा ना कि इनका नारी होना प्रगतिवादी नहीं होने का सबसे बड़ा कारण है, क्योंकि प्रगतिवाद की प्रमुख विशेषता है आक्रोश और विद्रोह। तो नारी बहुत सारे सामाजिक बंधन में होती है, और जो व्यक्ति बंधन में तो होता है ना, उसके लिए विद्रोह करना मैं बड़ा कठिन बीच में काम आपकी होता है। बात काट रहा हूं, एक सेकंड। आप जब गद्य के स्तर पर वो छायावाद पे आक्रमण होते हैं, तो वो कितनी प्रबलता से विरोध करती है वो। वहां गद्य में भी तो लिखती है वो, गद्य में भी तो उनके नहीं, स्तर नहीं, अंतर आता है रचना स्तर पे। हाँ वो आता है, लेकिन आप प्रगतिवाद को और उनके है वो गद्दी के प्रतिवाद है आक्रोश को उनका एक गद्य में। एक नहीं कर सकते सर। वहां तो मारो मारो हर्षा ईशा और अहिंसा, क्या ये प्रगतिवाद है? ऐसा तो उनकी श्रृंखला की नहीं, कड़ियां और वो मेरा परिवार में। प्रगतिवाद के आलोक में नहीं पूछना चाह रहे अर्जुन जी कि प्रगतिवाद में क्यों नहीं आई वो। प्रगतिवाद तो थोड़े ये से 7 साल के लिए चला, वो विष्णु जी, मैं प्रयोगवाद। एक बात कहना हम्म, चाहूंगा। यदि आप प्रगतिवाद को स्थूल अर्थ में नहीं लेना, वर्ग संघर्ष के, तो स्त्री की मुक्ति की बात बार बार महादेवी के यहाँ आ रही है, और वो भी अपने आप में एक प्रगतिशील काव्य है। उस काव्य को आप रूढ़िगत नहीं कह सकते। आप प्रगतिवाद को यदि स्थूल अर्थ में नहीं ले, तो महादेवी भी एक प्रगतिशील कवि और रचनाकार है। देखो, हर युग के कवि में प्रगतिशीलता के तत्व होते हैं, इसमें कोई शक या दो राय नहीं है। तो महादेवी वर्मा में नहीं, भी मैथिली शरण गुप्त में बताओ। मैथिली शरण में वो जब कहते हैं भारत लक्ष्मी पड़ी राक्षसों के बंधन में, तो वो प्रगतिवाद तो है ही, उस समय का प्रगतिवाद है वो। आजादी चाहिए, वहां तो आजादी का प्रश्न है, सबसे बड़ा प्रश्न। जब पहले तो आजादी मिले ना, उसके बाद होगी समाज मेरे की कहने का सब। अर्थ यह है कि प्रगतिवाद को हम, जी, तो वही बात मैं कह रहा हूं कि प्रगतिवाद को हम कोई कि भाई प्रगतिवाद का कोई घोषित तौर पे कोई प्रगतिवादी है तो वही प्रगतिवादी है। क्योंकि चलो यदि छोड़ो आप। बात की जाए प्रगतिवाद के समय के दौरान की, तो निराला ने भी कोई ज्यादा कविताएं नहीं लिखी 1936 से 1943 के बीच, जो कि इस प्रगतिवाद के सांचे में फिट हो। कुकुर मुत्ता के बारे में भी अनेक विद्वानों की राय है कि वो प्रगतिवादी कविता नहीं है। हम्म। नहीं, वो बात ठीक है सर आपकी, लेकिन एक बड़ा प्रश्न किया गया है ये कि वो प्रगतिवादी बनती, चाहे प्रयोगवादी बनती, चाहे नई कविता में जाती हो। महादेव वर्मा, महादेव वर्मा की मृत्यु भी काफी लेट हुई है। तो कहने का मतलब ये कि उनका ढांचा नहीं बदला लिखने का, उनकी शैली नहीं बदली, वही छायावादी शैली में लिखती रही अंत तक वो। प्रश्न ये था, कोई जरूरी अरे नहीं। साहब, छायावादी शैली में नहीं लिखती रही वो। जब हम्म। उन्होंने ये गद्य में जब आ गई, तो 1940 के आसपास वो गद्य में आ गई। और उनका हम्म। गद्य जो श्रृंखला की कड़ियां हैं, वो स्त्री विमर्श का प्रस्थान बिंदु है। तो वो छायावादी में कैसे लिखती रही अंत तक। कविताएं, इसके बाद कविता नहीं आई उनकी।
उनके अंतिम काव्य संग्रह कौन सा है? यामा के बाद हो रहा है ना एक दीपशिखा। यामा तो संग्रह नहीं है, संकलन है। उसमें चारों संकलन है सर, वो संग्रह नहीं है। निहार, रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत का चारों का संकलन है वो यामा। पुस्तक बन गई तो बड़ी। सांध्य गीत कब आया? मेरे हिसाब से 1940 के आसपास आ चुका है सांध्य गीत। सांध्य गीत 1936 है सर, यामा 40 है, 36 है, और दीप का है 1942, और सप्तपर्णा है एक 1960। ये सप्तपर्णा। लेकिन वो मौलिक नहीं है सर, वो बाद में उन्होंने लिखा नहीं है कुछ, वो संकलन है मतलब वो सारे। यानी वो 40 के बाद गद्य में आ गई थी। वैसे सप्तपर्णा में नितिन ये भाई, कारण है महादेवी वर्मा अंततः तो मतलब छाया, कविता में तो वो छायावादी है, ये बात आपकी सच है कि वो गद्य में छायावादी नहीं। लेकिन वो गद्य में जब ही आती है अमर भाई, जब उनको छायावादी कविता में अपनी बात नहीं कह पा रही, जब वो कविता लिखना बंद करती है तब वो गद्य में आ रही है। हाँ, लगभग उनकी बंद हो चुकी थी, क्योंकि उनके जो संग्रह थे लगभग वो प्रकाशित हो चुके थे, तीनों चारों। यामा में तो वो अपने सबको संकलित करके लाती है। मान ले स्वर बदल लेकिन गया उनका। लेकिन ये तो सच है कि विष्णु जी आप समझ नहीं पा रहे ना, ये बात एक अलग बात है कि, लेकिन अर्जुन जी का सवाल का कोई सटीक उत्तर है वो तो आपके पास तो, लेकिन नितिन भाई का उत्तर ये सफिशियंट है, ऐसा तो कुछ नहीं है कि इसके उत्तर में आपके पास हो तो उसको देना चाहिए ना, आपके पास में तो ये दो, और किसी भी साथी के पास हो तो वो देना चाहिए कि क्यों नहीं बदला उनका स्वर, ये देना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आप इंटरव्यू में ये बोल सकते हो विष्णु जी की महादेवी वर्मा प्रगतिवादी या प्रगतिशील चेतना की कवित्री नहीं है। ऐसे तो नहीं बोलूंगा मैं। प्रगतिशील चेतना तो है उनमें, सामाजिक रूढ़ियों को तोड़ती है प्रगतिशील चेतना की। बात चल रही है स्वर की, भाषा शैली की, जो मूल ढांचे की बात चल रही है सर। प्रगतिवादी नहीं है, या एक बिंदु हो नहीं गया सर, उसका। नहीं सर, देखो अर्जुन जी का प्रश्न ये था कि भी कुकुरमुता है या युगांत है, यानी कि प्रसाद जी की मृत्यु हो गई और दो इनके साथी है वो प्रगतिवादी हो गए, महादेवी क्यों नहीं हुई? प्रश्न मूल ये है। सही किया। इसका जो नीतीश जी ने उत्तर दिया था वह उनके सर साथ इसलिए नहीं, हाँ, और बोले क्योंकि जो सर। प्रगतिवाद का जो समय काल है ना सर, उसमें महादेवी ने काव्य लिखना छोड़ दिया था, और गद्य में वो प्रगतिवाद के साथ खड़ी है, संकला की कड़ियां और इन सब में। जी जी, ज्यादा इतना कोई कठिन प्रश्न नहीं है और स्पष्ट हो गया। अब आगे बढ़े अपने। सज्जन राम जी, एक प्रश्न है, ये प्रगतिवादी और प्रगतिशील में तो अंतर है क्या, अलग अलग? हाँ, अंतर है सर। तो निराला प्रगतिशील थे या प्रगतिवादी थे? निराला ज्यादा तो निराला प्रगतिशील शील थे। प्रगतिवादी उसे कहा जाएगा जो घोषित तौर पर वामपंथी हो, और प्रगतिशील वो कहा जाएगा जो कि समाज में मतलब परिवर्तन लाना चाहे सकारात्मक। जैसे कि अभी बात कर रहे थे विष्णु जी कि एक अर्थ में मैथिली शरण गुप्त भी प्रगतिशील है, लेकिन वो प्रगतिवादी नहीं है क्योंकि वो घोषित वामपंथी नहीं है। पर सर निराला तो है प्रगतिवादी। नहीं नहीं, नहीं है। निराला प्रगतिवादी नहीं है, प्रगतिवादी नहीं है। सर हिंदी साहित्य में प्रगतिवादी किसे कहा जाता है, किसे कहा जाएगा? सबको तो प्रगतिशील ही कहा जा रहा है। प्रगतिवादी उन्हें कहा जाएगा जैसे नागार्जुन है, या जो घोषित तौर पर वाम पंथ का समर्थन करते हैं। केदारनाथ जैसे अग्रवाल है, रामविलास शर्मा
है, मुक्तिबोध है, जो वामपंथी तौर पे समर्थन करते हैं, वो प्रगतिवादी है। सर यूं कह सकते हैं कि हर प्रगतिशील प्रगतिवादी नहीं होता, लेकिन हर प्रगतिवादी प्रगतिशील है। प्रगतिशील एक व्यापक अवधारणा है, वो किसी वाद से नहीं बंधी हुई, और प्रगतिवाद मतलब प्रत्यक्ष तौर पर मार्क्सवाद से जुड़ा हुआ है। हर साहित्यकार अपने आप में प्रगतिशील होता है। नितिन भाई, इस बात को ऐसे भी कह सकते हैं। हाँ, कबीर सबसे बड़े हाँ, अब जैसे कि जब मार्क्सवाद नहीं था तो कबीर जैसे था। हाँ, लेकिन ये है कि प्रगतिवादी आप उन्हीं को कहोगे कि जो मार्क्सवादी अवधारणा से जुड़े हैं। रामविलास शर्मा है, डॉक्टर नामवर सिंह है, कविता के क्षेत्र में मुक्तिबोध है, केदारनाथ अग्रवाल है, त्रिलोचन है, नागार्जुन है, वो प्रगतिवादी कह दिए। त्रिलोचन को तो कहते हैं ग्रेस मार्क दे के मार्क्सवादी कहा गया। हाँ, हाँ, ऐसे तरह से तो आप किसी को कह सकते हो, केदारनाथ अग्रवाल को भी कह दो कि ग्रेस मार्क देके आप, लेकिन आप उस तरह की और चेतना नहीं ढूंढ सकते ना उसमें, त्रिलोचन में नहीं ढूंढ सकते। किस लिए नहीं ढूंढ सकते कि आप उसको छायावादी भी नहीं कह सकते, नई कविता में भी नहीं कह सकते, प्रयोगवाद में भी नहीं कह सकते, तो आप कहाँ ले जाओगे? फिर वही तो आप ढांचा ग्रेस है। मार्क, इस ग्रेस, किसी आलोचक का कथन है, वो नाम नहीं याद आ रहा है मुझे अभी। मैं बोलो आप सही, हाँ बात तो सही कह रही हो, लेकिन आप कहोगे उस बात को पूरी। तो निराला और पंत भी प्रगतिशील चेतना तो पंत में भी है सर। और पंत तो तो निराला प्रगतिवाद तो जब ग्राम्या और वो सब युगांत और युगवाणी की बात कर रहे हैं, तो उन्हें प्रगतिशील मानने में क्या आपत्ति है इसमें? नहीं, आपत्ति कुछ नहीं है, और प्रगतिशील चेतना है उनमें। नहीं, पंत को तो प्रगतिवादी मान सकते हैं सर। भाई ये साहित्य में अगर पूछा जाए ना कि भाई प्रगतिवाद के प्रवर्तक कौन है, तो मैं तो पंत प्रगति का ये नाम नहीं मान सकते सज्जन जी, क्योंकि हाँ, उन्होंने घोषित तौर पे मार्क्सवाद का समर्थन दिया। यार नितिन जी, एक तो तुम मोबाइल नया लिया हो यार, ये सिम दूसरी ले लो इसमें यार। तुम्हारे विचार एक तो मूल्यवान है, तुम्हारी आवाज कट जाती है यार। आप दिला दो सर मेरे को सैटेलाइट फोन एक। क्या है, पूंजीवाद सोच का रहा हूँ मैं विरोध यार। करता है, इसलिए हम जियो की सिम नहीं खरीदता, एयरटेल को यूज कर रहा है। हालांकि पूंजीवादी तो है ही है, लेकिन क्या करें, दूसरे अर्थों में पूंजीवादी बन रहा है। बुजुर्ग बुजुर्ग विष्णु हमारे जी से एक सैटेलाइट का वो दिला दो, सैटेलाइट फोन। साजन राम जी का सबसे बढ़िया फोन है यार, हमेशा इसकी क्लियर आवाज आती है यार। फिर तो एयरटेल है ना। मैं वो नितिन जी का ही साथी हूँ। सर आप ये कह रहे थे पूर्वी राजस्थान में दिक्कत चल रही है नेट की। मैं कौन से राजस्थान में पड़ा हूं फिर? मैं दक्षिण पूर्वी में हूँ। हाँ, तो आपके सर हाँ तो शुरू दक्षिण बचा, आपको दक्षिण बचा रहा है। आप बेलिस्तान में हो सर। यार ये नितिन अमर जी, जी आपकी बहुत। तो बचपन से ही समस्या है इस ग्रुप में, जब जब से आप आए तब से ही समस्या है। मेरे यहाँ नेटवर्क कम आता है सर। जी जी, नेटवर्क की समस्या है, फोन की कोई समस्या नहीं है ये। किसी दिन आ जाए तो जाने मत देना सर, बिल्कुल पकड़ के रखना उस दिन के बाद। जैसे कि अपने प्रश्न पूछा जाता है, तब ये ऐसे कहा जाता है कि प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी है। तो रचनाओं के साथ तो प्रगतिवादी शब्द लगा दिया जाता है, पर इनको प्रगतिवाद की मुख्य धारा में नहीं माना जाता है। ऐसा ही है सर। जैसे निराला जी के बारे में कहा जाता है कि ये प्रगतिशील चेतना के कवि माना जा सकता है,
और प्रश्न जब भी पूछते हैं तब ऐसे कहते हैं कि इनकी प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी है। पंत जी के बारे में भी ऐसे कहते हैं प्रगतिवादी रचनाएं कौन कौन सी है। जब रचनाओं के लिए प्रगतिवादी शब्द का उपयोग कर रहे हैं तो उनकी धारा के लिए हम उनका आज से प्रगतिवादी का उपयोग नहीं करेंगे। हाँ, उनका वहां पे पूछने का अर्थ यह है कि इन रचनाकारों ने मार्क्सवाद के समर्थन में कौन कौन सी रचनाएं लिखी है। अजय, एक प्रश्न और है सर कि जब छायावाद में राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुनर्जागरण चल रहा है और उसी के साथ थोड़े दिन बाद 1936 में प्रगतिवादी काव्य आंदोलन आ जाता है, तो इसके साथ ये राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना की जो धारा का नामकरण किया गया है, इसका क्या औचित्य है, जबकि दिनकर है वो खुद प्रगतिवादी हो जाते हैं। मतलब वो भी प्रगतिशील ही है होने को तो, लेकिन वो पहले से प्रगतिशील है। फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना में कौन कौन बचे ये, क्या इस धारा का कितना महत्व है? एक तो विष्णु जी ध्यान रखना, दिनकर कभी भी प्रगतिवादी कवि नहीं है। प्रगतिशील है, प्रगतिशील। ये प्रगतिवादी तो यही है सर, जो नाम बोले ना आपने, नागार्जुन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, ये 4-5 मुख्य मुख्य हैं सर। मुक्तिबोध सर, मुक्तिबोध। मुक्तिबोध को क्यों भूल गए आप? हाँ, मुक्तिबोध। रामलाल शर्मा, उनकी भी काफी कविताएं प्रगतिवादी। रामविलास जी शर्मा। तो इसका जवाब, इसका थोड़ा सा उत्तर दो कोई भी साथी, कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना जब छायावाद में भी है, पुनर्जागरण भी है, कुछ है, तो फिर राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना अलग से धारा बनाने का क्या औचित्य है? ये सर वैसे तो सर एक अर्थ में तो एक कहना चाहिए कि जैसे कि वैसे नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं कह ही रहा हूँ इस बात को कि रामधारी सिंह दिनकर, नितिन भाई ने ये बात कहा कि वो प्रगतिवादी तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप एक रचना के जो आधार पर, एक कविता के आधार पर उसको प्रगतिवादी कहना बिल्कुल गलत है। प्रगतिशील आप